दोस्तों आप लोग क्लैश स्क्वाड या फिर बैटल रॉयल में रैंक पुश करते होंगे ये सोचकर कि भाई कभी ना कभी मैं भी ग्रैंड मास्टर जाऊंगा, लेकिन एक्चुअली भाई आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपके लिए बेस्ट मोड क्या है, स्पेशली उनके लिए जिनके पास कोई टीममेट्स नहीं है। और इसी वजह से भाई आप में से 99% बंदे ना आज तक क्लैश स्क्वाड में ग्रैंड मास्टर जा पाए ना बैटल रॉयल में जा पाए। तो आज इस वीडियो के एंड तक आपको पूरा क्लियर आइडिया लग जाएगा कि भाई अगर आप लोग ग्रैंड मास्टर के लिए पुश करना चाहते हो तो कौन सा मोड आपके लिए ज्यादा बेटर है, बैटल रॉयल या फिर क्लैश स्क्वाड। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना। अब बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम दोनों मोड के अंदर 5-5 मैचेस खेलकर देखने वाले हैं कि कौन से मोड के अंदर हम ज्यादा बूया या फिर ज्यादा प्लस कर सकते हैं सोलो या फिर रैंडम्स के साथ खेलकर, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों के पास टीममेट्स नहीं है और बाकी जिनके पास टीममेट्स हैं उनको भी इससे आइडिया लग ही जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले भाई कहीं आप लोग वीडियो में खो ना जाओ, वीडियो को आप लोग अभी लाइक और शेयर कर देना और चैनल पे न्यू हो तो ऐसे और भी कमाल के एक्सपेरिमेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले मैं रैंक पुश करने वाला हूँ बैटल रॉयल के अंदर, जहाँ पर आप मेरा स्कोर चेक कर सकते हो। अभी मैं मास्टर 1 स्टार पे हूँ और स्कोर मेरा 6838 है, यानी कि मेरे मैच में जितने भी बंदे आएंगे वो इसी रैंक के आसपास के बंदे आएंगे। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर काफी जरूरी है, जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ ओरियन प्लस मिगुल प्लस हयातो प्लस लुकेटा की एबिलिटी, जिससे आगे जाकर मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो पहला मैच भाई हमारा स्टार्ट होता है बरमुडा मैप के अंदर, जहाँ पर मैं लैंडिंग करता हूँ पीक पे, जहाँ पर मैं नॉर्मली नहीं उतरता हूँ। लेकिन सोलो के अंदर बैटल रॉयल मोड के अंदर हमें रिवाइवल का ऑप्शन मिलता है, तो इसलिए मैंने रिस्क लेने का सोचा। लेकिन यहाँ पर मैं बीच में लैंडिंग नहीं करता हूँ, साइड में ये भूल भुलैया के पास लैंडिंग करता हूँ, जहाँ पर पूरा लूटने के बाद भी भाई यहाँ पर मुझे एक भी शॉर्ट रेंज गन नहीं मिलता है, लेकिन एक बंदा उतर जाता है। अब यहाँ पर मैं हेडफोन के साथ खेल रहा था, इसलिए भाई मुझे एनिमी का प्रॉपर साउंड आता कि भाई एनिमी कहाँ से आ रहा है, फिर जैसे ही आता है उसको मैं काफी इजीली लॉन्ग रेंज गन से खत्म कर देता हूँ। इसके पास से भाई यहाँ पर मुझे बाइजन मिलता है और फिर बाइजन मिलने के बाद मैं पीक के मेन हाउस के अंदर जाता हूँ और जैसे ही यहाँ पर मैं आता हूँ तो भाई मुझे एनिमीज का साउंड आने लग जाता है और फिर थोड़ी देर यहाँ पर वेट करने के बाद यहाँ पर जैसे एक बंदा आता है उसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली खत्म कर देता हूँ। स्पेशली सोलो के अंदर अगर आप लोग रैंक पुश कर रहे हो ना तो भाई हेडफोन का यूज आप लोग जरूर करना, क्योंकि हेडफोन का यूज करके आप लोग एनिमीज का लोकेशन पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो अगला बंदा आता है उसका भी साउंड मुझे पहले ही आ जाता है, इसलिए मैं बढ़िया सा पोजीशन ले लेता हूँ। फिर जैसे ही आता है इसको भी यहाँ पर काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ, फिर ओरियन से इसको खत्म कर देता हूँ। अब ओरियन का यूज आप लोग ना सिर्फ ऐसे एनिमी को डाउन करने के लिए कर सकते हो, बल्कि जब भी आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुसो वहां पर आप लोग ओरियन बन के एनिमी का जो फायरिंग है उसको भी रोक सकते हो, उसको कंफ्यूज कर सकते हो, जिससे जैसे आपको लगे कि भाई अभी एनिमी फायरिंग रोकने वाला है उसी टाइम पे आपको ओरियन से निकलना है और उसको खत्म कर देना है, जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। अब ऐसे ही भाई इस घर के अंदर घूम घूम कर ओरियन का यूज करके मैं इसी घर के अंदर 6 किल कंप्लीट कर लेता हूँ। और इसके बाद भी क्योंकि मेरे पास अभी भी रिवाइवल होने का मौका था, तो इसलिए मैं जैसे एक बंदे को रिवाइवल पॉइंट यूज करता हुआ देखता हूँ मैं तुरंत उसके ऊपर रश मारने चला जाता हूँ। जिसके बाद मैं ना सिर्फ इसको मारता हूँ बल्कि इसको देखकर एक और बंदा आता है उसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली निपटा देता हूँ। फिर उसके बाद 9वें बंदे को यहाँ पर मैं टरेंट का ट्रैप बनाकर मारता हूँ। जिसके बाद फिर अगला बंदा यहाँ पर लेवल 5 के वेस्ट के लिए ड्रॉप अपग्रेड कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर मैं ओरियन लेकर घुस जाता हूँ और यहाँ पर स्पैम मार के इसको भी खत्म कर देता हूँ। बट फिर इसके बाद क्योंकि यहीं पर जोन बना होता है तो इसलिए मैं कहीं और ना जाकर यहीं पर होल्ड करने लगता हूँ। जिसके थोड़ी देर बाद भाई घर के नीचे एक बंदा आता है जिसके ऊपर मैं रश करने जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर भाई ओरियन पे 2-3 बार क्लिक करने के बाद भी ओरियन ऑन ही नहीं होता है। जिसके बाद जो मेरा रिवाइवल का मौका था वो यहाँ पर आकर काम आता है और फिर मैं रिवाइव होकर दोबारा से पीक के उसी घर के अंदर जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मैंने इतने किल्स किए तो मुझे लूट तो मिल ही जाएगा। लेकिन लूट वगैरह करने के बाद जब मैं जोन की तरफ जाता हूँ तो भाई जोन एक तो बिल्कुल ओपन में बना होता है और मेरे सामने एक बंदा होता है और एक बंदा गाड़ी से आ रहा होता है, जिनसे भाई जैसे तैसे बच बुचाकर मैं कवर में आता हूँ। जिसके बाद मेरे पास मॉन्स्टर ट्रक का चिप होता है तो मैं उससे मॉन्स्टर ट्रक मंगवाता हूँ और फिर उससे जोन के अंदर मूव करता हूँ, जो कि एंड जोन के अंदर भाई काफी यूजफुल होता है मूव करने के लिए। जैसे यहाँ पर भी मैं मॉन्स्टर ट्रक का यूज करके भाई 2-3 बंदों के बीच में से निकलकर सेफली जोन के अंदर आके यहाँ पर सामने मुझे एक बंदा दिखता है उसको यहाँ पर खत्म करके अपना 11 किल कंप्लीट कर लेता हूँ। लेकिन इसके बाद जो अगला बंदा होता है उसको यहाँ पर मैं जैसे डैमेज देने के लिए बैठने लगता हूँ तो भाई उसी टाइम पे उसका हेडशॉट लग जाता है और यहाँ पर मैं टॉप 3 पे आके मर जाता हूँ, जिससे कि इस मैच के अंदर से मेरे को 72 का प्लस मिल जाता है। इसके बाद फिर मैं अगला मैच स्टार्ट करता हूँ और अगला मैच लगता है सोलारा मैप के अंदर, जहाँ पर मैं अपने फेवरेट लोकेशन बे साइड पे लैंडिंग करता हूँ। अब लैंडिंग के टाइम पे यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा आ रहा था और साथ में भाई यहाँ पर रिवाइवल पॉइंट भी होता है, तो यहाँ पर मैं उस बंदे के ऊपर जल्दी से रश मारने जाता हूँ और थैंक गॉड यहाँ से मुझे P90 मिल जाता है, जिसका यूज करके यहाँ पर मैं एनिमी को मार पाता हूँ। फिर यहाँ पर जल्दी से हील करके कोई और बंदा तो यहाँ पर होता नहीं है, ये सोचकर भाई मैं जल्दी से रिवाइवल पॉइंट पे चला जाता हूँ। लेकिन यहाँ पहुंचते ही मुझे पता चलता है कि भाई एक बंदा ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, लेकिन इसको देखना यहाँ पर मैं कैसे मारता हूँ। यहाँ पर क्योंकि मैं रिवाइवल पॉइंट पे बैठा होता हूँ तो मुझे पता है कि भाई ये बंदा आएगा, तो यहाँ पर मैं इसी रिवाइवल पॉइंट के सहारे अपने हीलिंग भी छोड़ देता हूँ और फिर जैसे ही वो बंदा मेरे ऊपर रश मारने आता है वो मुझे यहाँ पर गन से और फिर अपने एबिलिटी से डैमेज तो देता है, लेकिन वो सारा रिकवर हो जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर अपने ओरियन का यूज करके अपना स्पैम मार के इसको भी हेडशॉट से खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद फिर जब तक यहाँ पर मैं हील करता हूँ तब तक ये रिवाइवल पॉइंट भी चार्ज हो जाता है और भाई एक और बंदा आ जाता है जिसको मैंने पहले ही मारा था। और फिर इसके ऊपर भी रश करने के लिए मैं ओरियन की एबिलिटी को यूज करता हूँ। फिर जैसे ही स्टैंड बाय मोड पे जाता है तो यहाँ पर इसको मैं फिर से खत्म कर देता हूँ। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई मेरे पास 3 किल्स और साथ में 2 रिवाइवल
रिवाइवल का मौका होता है, तो इसलिए जाते जाते भाई जहां पर भी मुझे बंदे दिखते हैं वहीं पर मैं फाइट करने लग जाता हूँ। लेकिन सैडली किल एक ही मिल पाता है, वो भी काफी देर बाद। बट इसके बाद क्योंकि जोन काफी दूर बन जाता है तो इसलिए भाई मैं जोन के अंदर मूव करने लगता हूँ और फिर जोन के अंदर जाकर यहाँ पर मुझे एक बढ़िया सा कवर मिल जाता है, जहां से मैं सोचता हूँ कि भाई कोई बंदा जोन से आएगा तो उसको मैं मारूंगा, क्योंकि पीछे काफी सारे बंदे थे लेकिन यहाँ पर भाई कोई आता ही नहीं है। लेकिन काफी देर तक होल्ड करने के बाद यहाँ पर मुझे एनिमी का साउंड आता है और फिर जैसे यहाँ पर मैं सीढ़ी के पास आता हूँ तो भाई ये बंदा ऊपर आने लगता है, जिसको यहाँ पर मैं काफी इजीली स्पैम मार के खत्म करके अपना 5 किल कंप्लीट कर लेता हूँ। लेकिन इसके बाद जब मैं जोन के अंदर जाने वाला होता हूँ तो भाई पीछे से एक बंदा मुझे इतना गंदा डैमेज करता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरे पास लुकेटा का एबिलिटी होता है तो मैं बच जाता हूँ। इसके बाद फिर ये बंदा भाई मेरे पीछे ही पड़ जाता है, मतलब जहां भी जाता हूँ मेरे को डैमेज करने लग जाता है, लेकिन मेरे पास कॉम्बिनेशन होता है तो मैं बार बार बच जाता हूँ। लेकिन आखिरी में जब ये शॉर्ट रेंज के अंदर आता है तो भाई अब की बार मेरा ओरियन चार्ज नहीं होता है, जिसका फायदा भाई इसको मिल जाता है और ये मुझे पहले ही काफी डैमेज दे चुका होता है और फिर मार भी देता है। लेकिन मेरे पास रिवाइवल का मौका होता है तो मैं रिवाइव होकर उतरता हूँ और भाई सेफ जोन के अंदर उतर के थोड़ा बहुत लूट करता हूँ, लेकिन इसका भी मुझे फायदा नहीं मिलता है, आखिरी में जाकर मैं मर ही जाता हूँ। बट इस मैच के अंदर भी क्योंकि मैंने 5 किल्स कर रखे थे और टॉप 4 पे भी आया था, इसलिए इस मैच के अंदर से भी मेरे को 58 का प्लस मिल जाता है। लेकिन इसके बाद अगले मैच के अंदर क्या होता है भाई, मैं ऑब्जर्वेटरी के अंदर लैंडिंग करता हूँ जहाँ पर काफी सारे बंदे आ रहे होते हैं, जहाँ पर उतरने के बाद यहाँ पर मैं इस बंदे को काफी गंदा डैमेज करता हूँ, लेकिन एक बंदा यहाँ पर नीरो छोड़ के रख देता है, जिसके चक्कर में यहाँ पर मैं मर जाता हूँ। अब ऐसा सिचुएशन भाई आपके साथ डेफिनेटली कभी ना कभी हुआ होगा कि भाई मैच स्टार्ट होते आप लोग सबसे पहले ही मर जाओ, तो उसके बाद आप लोग कैसे मैच निकाल सकते हो वो देखना। मरने के बाद भाई मैक्सिमम बंदे जो गलती करते हैं कि जहाँ पर वो मरते हैं वहीं पर वो फिर से लैंडिंग करते हैं, जो कि भाई स्टार्टिंग फेज में आपको बिल्कुल नहीं करना है, स्पेशली वहां पर जहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे बंदे उतरे। तो इसलिए यहाँ पर मैं ऐसी जगह पर उतरता हूँ जहाँ पर भले ही उतने घर ना हो, भले उतना लूट ना मिले, लेकिन एटलीस्ट वहां पर बंदे भी ना आए। बट क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज था तो यहाँ पर भाई जहाँ पर भी आप लोग जाओगे तो भाई बैटल रॉयल के अंदर आपको सोलो के अंदर बंदे मिल ही जाएंगे, तो यहाँ पर मुझे भी दिखते हैं, लेकिन आपको वही करना है जो यहाँ पर मैंने किया है, मतलब अटैक ना करके बैक ऑफ लेना है। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप लोग एक बार मर चुके हो तो उसके बाद भाई स्टार्टिंग फेज में रिस्क लेना मतलब माइनस करवाना। तो इसीलिए मैच के स्टार्टिंग में अगर आप लोग उतर के मर जाते हो भाई सबसे पहले सेफ लैंडिंग करो, उसके बाद भी वहां पर अगर आपको बंदे दिख जाते हो तो भाई उनके ऊपर अटैक ना करके बैक ऑफ लो और लूट पे फोकस करो। जैसे यहाँ पर आप लोग मेरे को भी देख सकते हो, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्योंकि मैं मर गया था तो इसीलिए मैं और रिस्क ना लेके सबसे पहले अपना लूट कंप्लीट करता हूँ और भाई जोन आने के बाद भी लूट करता हूँ। इसके बाद फिर जैसे मेरा बैग का पेट भर जाता है उसके बाद फिर यहाँ से मैं निकलता हूँ और जोन के अंदर जाकर बिल्कुल जोन के एज टू एज खेलता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मेरी तरफ बाकी बंदे भी जोन के अंदर से आते हैं, तो यहाँ से अगर कोई भी बंदा आता है तो मैं उसका फायदा ले सकता हूँ। जैसे कि यहीं पर भाई देख लो, बोलते बोलते सामने मुझे एक बंदा दिखता है जो कि भाई लॉन्ग रेंज के अंदर होता है, तो इसलिए उसके ऊपर मैं फायरिंग करता हूँ और क्योंकि मेरे पास साइलेंसर होता है तो भाई उसको पता भी नहीं होता, उसको मैं काफी इजीली बॉडी से निपटा देता हूँ। और ऐसे ही भाई जब तक आप लोग टॉप 15 के अंदर ना आ जाओ या फिर टॉप 10 के अंदर ना आ जाओ, आपको ऐसे ही जोन के बिल्कुल एज टू एज खेलना है और अगर कोई लॉन्ग रेंज के अंदर बंदा दिखता है तभी आपको उसके ऊपर अटैक करना। लेकिन जैसे ही आप लोग टॉप 15 या फिर टॉप 10 पे आ जाओ तो उसके बाद आप लोग एनिमीज के ऊपर अटैक कर सकते हो। लाइक यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैं ऑलरेडी भाई टॉप 11 पे आ चुका होता हूँ और सामने मुझे एनिमी का साउंड भी आ जाता है, और क्योंकि यहाँ पर मेरा ओरियन का एबिलिटी भी चार्ज होता है तो मैं तुरंत उसके ऊपर रश मारने जाता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा मेरे ऊपर नीरो फेंक देता है, जिससे बचकर जैसे यहाँ पर मैं बाहर आता हूँ तब तक भाई ये मुझे अच्छा खासा डैमेज दे चुका होता है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से अपनी हीलिंग वेवी का यूज करता हूँ जो कि भाई शॉर्ट रेंज के अंदर काफी इफेक्टिव होता है, जो कि मेरा एचपी रिकवर करता रहता है। जिसके बाद ये एनिमी मेरे को डैमेज सोचकर शॉर्ट रेंज के अंदर रश मारने आता है और भाई यहाँ पर आके भी मुझे काफी गंदा डैमेज करता है, लेकिन फिर भी इसको मैं खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद फिर यहाँ पर मैं तीसरे बंदे को खत्म करता हूँ। जिसके बाद फिर लास्ट जोन के अंदर क्या होता है भाई, 2 बंदे मेरे सामने होते हैं और एक बंदा भाई राइट साइड में घर के पास होता है, और इससे भी बड़ी बात की भाई जोन स्विंग होने लग जाता है, मतलब कि अभी मेरे को जोन के अंदर जाना पड़ेगा वरना मैं जोन से मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे भाई के पास हीलिंग वेवी होता है, जिसका अगेन यहाँ पर मैं काफी बढ़िया तरीके से यूज करता हूँ और फिर ओरियन का यूज करके इस बंदे को खत्म करके यहाँ पर मैं टॉप 3 पे आ जाता हूँ। जिसके बाद फिर आखिरी 2 बंदों के आपस में लड़ाई हो जाती है, जिसमें से एक बंदा बचता है, उसके ऊपर मैं रश मारने जाता हूँ। फिर यहाँ पर ओरियन वर्सेस ओरियन में इस बंदे को खत्म करके मैं मैच को बूया कर लेता हूँ। जिसके बाद फिर स्टार्टिंग में ही डाउन होने के बाद भी भाई इस मैच के अंदर मैं 5 किल के साथ बूया करके 65 का प्लस लेकर चला जाता हूँ। जिसके बाद फिर 4th मैच के अंदर भी यहाँ पर मैं एक बंदे को खत्म करता हूँ और फिर जैसे इस बंदे को खत्म करके मैं ऊपर देखता हूँ तो भाई ये बंदा यहीं पर लैंडिंग कर रहा होता है, जो कि अभी मैंने जस्ट आपको मना किया था, लेकिन ये ऐसे बंदे मेरे को सब्सक्राइब नहीं करते तो पता कैसे चलेगा। तो कहीं आपके एनिमीज आपसे पहले मेरे को सब्सक्राइब करके उसका बेनिफिट ना ले जाए, इसलिए भाई आपके पास भी टाइम है, कर लो सब्सक्राइब। बाकी यहाँ पर मैं इस बंदे को दोबारा से मार के अपना 2 किल कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर एक थर्ड पार्टी के अंदर घुसकर भाई वहां पर अपने कॉम्बिनेशन का यूज करके वहां पर भी 2 किल निकाल लेता हूँ। बाकी यहाँ पर जब मेरे 5 किल हो जाते हैं तो भाई जब मैं जोन की तरफ मूव करता हूँ तो यहाँ पर भाई जोन के अंदर से बंदे बैठ कर मेरे को डैमेज करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं हीलिंग वेवी का यूज करके और जैसे जैसे बच पुचाकर भाई सेफ कवर में आता हूँ। यहाँ पर सामने मुझे बंदा देखता है, उसको भी यहाँ पर मैं खत्म कर देता हूँ। लेकिन इसके बाद भाई आप लोग देखना जोन के अंदर मैं कितने एचपी से पहुंचता हूँ, मतलब अगर 1 सेकंड में और लेट होता तो यहाँ पर मैं डाउन हो जाता। बाकी वो बात अलग है कि यहाँ पर मैं बच के भी ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं जीने पे आके भाई एंगल निकालने का सोचता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बंदा
पहले से ही वेट कर रहा था और भाई जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ वो मुझे खत्म कर देता है। लेकिन इस मैच के अंदर भी मैंने 6 किल्स करा हुआ था, इसलिए इस मैच के अंदर से भी मेरे को 57 का प्लस मिल जाता है। लेकिन इसके बाद लास्ट मैच के अंदर क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही 1 किल करके मर जाता हूँ, तो इसलिए उसके बाद पूरे मैच के अंदर मैं बिल्कुल जोन के एज टू एज खेलता हूँ, जिससे कि जो भी बंदे मुझे दिख रहे थे वो सारे मेरे सामने ही दिख रहे थे, जिससे कि उनको मार पाना काफी आसान हो रहा था। जिसके बाद फिर आखिरी जोन आता है, मैं शॉर्ट रेंज के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर सामने मुझे बंदा दिख जाता है जिसको यहाँ पर मैं ओरियन से पहले भटकाता हूँ और फिर जैसे ही अंदर आता है इसको मैं काफी इजीली ट्रोगन की बॉडी से खत्म कर देता हूँ। और फिर इसके बाद जब आखिरी के 3 बंदे बचते हैं तो एक बंदे को मैं यहाँ पर निपटाता हूँ, दूसरे बंदे को यहाँ पर मैं डैमेज करता हूँ, लेकिन ये किल आखिरी में चोरी हो जाता है और फिर आखिरी में जो बंदा मेरा किल चुराता है उसको खत्म करके मैं मैच को बूया कर लेता हूँ। अब बैटल रॉयल के अंदर भाई 5 मैच खेलने के बाद मैंने टोटल 2 बूया किया है, जिसके अंदर मैंने टोटल 34 किल्स किए हैं एंड टोटल 318 का प्लस किया है, इसमें से एक भी मैच के अंदर मेरा माइनस नहीं लगता है। तो अब बारी है भाई क्लैश स्क्वाड के अंदर रैंक पुश करके टेस्ट करने का कि भाई अगर हमारे पास स्क्वाड नहीं है तो रैंडम्स के साथ खेलकर रैंडम के भरोसे हम कितने मैच जीत सकते हैं और कितने स्टार प्लस कर सकते हैं। तो पहला मैच मेरा स्टार्ट होता है परगेटरी मैप के अंदर, जहां पर मैं सबसे पहले कोडा का यूज करके एनिमी का लोकेशन पता करके ओपनिंग नॉक निकाल कर देता हूं। लेकिन उसके बाद सामने सिर्फ 2 बंदे बचते हैं, लेकिन उन दोनों से ही भाई हमारे 3 टीममेट पिट जाते हैं। जिसके बाद आखिरी में यहाँ पर मैं एक बंदे को डाउन करता हूँ, लेकिन लास्ट वाला बंदा मुझे खत्म कर देता है। फिर इसके बाद अगले राउंड के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम काम ही होता है, मतलब राउंड स्टार्ट होते ही मैं एनिमी का लोकेशन पता करके एक बंदे को डाउन करके ओपनिंग नॉक निकाल कर देता हूँ। लेकिन इसके बाद भाई मेरे महान टीममेट जा जाकर डाउन होने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं आके एक बंदे को डाउन करता हूँ, लेकिन अगेन लास्ट वाला बंदा मुझे मार देता है। अब क्लैश स्क्वाड के अंदर भाई हम बैटल रॉयल की तरह अकेले के दम पे राउंड्स या फिर मैचेस नहीं निकाल सकते, यहाँ पर भाई पूरे टीम को खेलना पड़ता है और पूरे टीम का खेलना वो भी रैंडम के साथ। भाई अगर आप एक्सपेक्ट ना करो तो ही बेटर है। तो इसीलिए क्लैश स्क्वाड के अंदर भाई जितना हो सके आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। और कभी भी भाई क्लैश स्क्वाड में जब भी आप लोग रैंडम के साथ खेलते हो तो कभी भी आप लोग अकेले शॉर्ट रेंज के अंदर मत घुसना। हमेशा आप लोग कोशिश करना कि भाई पीछे रहकर आप लोग अपनी टीममेट्स को कवर दो और पीछे से नॉक्स निकाल, जैसे यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ। जिसके बाद फिर अगले राउंड के अंदर भी कवर देने के लिए मैं ऊपर जाता हूँ, जहाँ से भाई एक बंदा आता है उसको मैं सबसे पहले डाउन करता हूँ। जिसके बाद ओथो की वजह से मुझे आसपास 2 एनिमीज का लोकेशन और दिखता है, तो इसलिए भाई इसको जल्दी से फिनिश लेकर मैं नीचे पहुंच जाता हूँ, क्योंकि मेरे टीममेट्स नीचे थे और उनसे मुझे वहां से सपोर्ट मिलेगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा था, इसलिए मैं यही सोचता हूँ। जिसके बाद फिर यहाँ से मैं एंगल निकालता हूँ और यहाँ से भाई 2 बंदों को खत्म करके ये वाला राउंड भी हम लोग काफी इजीली निकाल लेते हैं। जिसके बाद फिर अगले राउंड के अंदर भी यहाँ पर मैं कोडा का यूज करके सबसे पहले एनिमीज का लोकेशन पता करता हूँ। जैसे मुझे सामने 3 बंदे दिखते हैं उनके ऊपर मैं नेट फेंकता हूँ, एक बंदा वहां पर डाउन होता है और बाकी सारे एनिमीज का लोकेशन दिख जाता है। जिसके बाद फिर शॉर्ट रेंज के अंदर जाकर मैं एक बंदे को फिनिश करता हूँ और एक बंदे को यहाँ पर मैं कंटेनर के अंदर डाउन कर देता हूँ, जिससे कि ये वाला राउंड भी हम लोग काफी इजीली जीत जाते हैं। और जहाँ पर हमारा स्कोर 0-3 था वहां पर हमारा स्कोर 3-2 का हो जाता है। बाकी लास्ट राउंड के अंदर भी भाई सेम स्ट्रेटेजी का यूज करके, मतलब कि अपनी टीममेट को कवर देके भाई यहीं से मैं 3 नॉक्स निकाल लेता हूँ। जिसके बाद आखिरी बंदे को ये रैंडम टीममेट्स मार देते हैं और ये वाला मैच हम लोग 4-2 से जीत जाते हैं, जिसमें रैंडम का अगर आप लोग किल्स देखोगे तो वो आप देख सकते हो। जिसके बाद फिर अगले मैच के अंदर यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में ही नॉक हो जाता हूँ, क्योंकि दोनों साइड से मेरे को डैमेज पड़ता है। इसके बाद फिर हमारा ये दूसरा बंदा डाउन होता है, लेकिन इस तीसरे बंदे को देखो भाई यहाँ पर ये बंदा इमोट दिखा रहा होता है। अब अगर आप लोग रैंडम्स के साथ खेलते हो ना, तो भाई आपको मैं एक छोटा सा टिप दे दूं कि जब तक भाई आप लोग मैच को पूरा प्रॉपर डोमिनेट नहीं कर रहे हो, मतलब कि आपका स्कोर 3-0 या फिर 3-1 नहीं है, तब तक भाई आप इमोट ना ही दिखाओ तो ही बेटर है, क्योंकि इससे फिर सामने वाले बंदे भाई सीरियसली खेलने लगते हैं, क्योंकि उनके ईगो में लग जाता है। और रैंडम्स के साथ खेलकर भाई अगर आप लोग ये चीज करते हो जहां पर भाई आपके रैंडम के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो भाई उनको हरा पाना फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर सामने वाले टीम के अंदर 2 बंदे साथ में खेलने वाले बंदे हो या फिर माइक ऑन करके कोऑर्डिनेट करके खेलने वाले बंदे हुए, तो फिर उसके बाद आपका मैच जीतना इम्पॉसिबल हो जाएगा, जैसे इस मैच के अंदर हमारे साथ भी होता है। लेकिन इसके बाद फिर अगले मैच के अंदर भाई जो रैंडम टीममेट्स हमारे आए थे वो थोड़े से साथ में रहकर खेलने वाले थे, मेरे साथ में नहीं, आपस में साथ में रहकर खेलने वाले, जिससे मैं हर राउंड के अंदर नॉक्स तो निकालता हूँ लेकिन मुझे प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता। फिर इसके बाद फिर अगले राउंड के अंदर से मैं वही सोचता हूँ कि भाई इनके सपोर्ट की उम्मीद में ना खेल के मैं इनको सपोर्ट प्रोवाइड करूँ, जिससे मैं फिर से लॉन्ग रेंज के अंदर से नॉक्स निकालने लगता हूँ, लेकिन अगेन किल एक भी नहीं मिल पाता, जिससे कि हमारा स्कोर यहाँ पर सबसे पहले 1-3 का होता है। लेकिन उसके बाद पता नहीं भाई अपने आप ही प्रॉपर फॉर्मेशन हो जाता है, जहाँ पर मैं पीछे से कवर देता हूँ और ये 3 बंदे साथ में रहकर शॉर्ट रेंज के अंदर घुसते हैं। इसके बाद फिर ऐसे हम लोग स्कोर को सबसे पहले 2-3 और फिर 3-3 का भी कर लेते हैं। जिसके बाद फिर लास्ट राउंड के अंदर भाई सिचुएशन काफी खतरनाक हो जाता है। यहाँ पर मैं लॉन्ग रेंज से कवर देके एक बंदे को डाउन करता हूँ, लेकिन भाई दूसरा बंदा शॉर्ट रेंज के अंदर आकर मुझे मार देता है। लेकिन थैंकफुली जो हमारा लास्ट रैंडम टीममेट बचता है वो ये वाले राउंड को निकाल लेता है और हम लोग ये वाला मैच जीत जाते हैं। इसके बाद फिर इसी सेम स्ट्रेटजी का यूज करके, मतलब कि लॉन्ग रेंज से सबसे पहले कवर देना और फिर जरूरत पड़े तो शॉर्ट रेंज के अंदर जाना, जिससे कि चौथे मैच के अंदर भी डबल किल करके मैं पहला राउंड निकालता हूँ और फिर ऐसे ही अपने टीममेट्स के पीछे पीछे घूमकर उनको कवर देकर और अपनी एबिलिटीज का यूज करके हम लोग 2 राउंड जीत जाते हैं। लेकिन फिर सामने वाले एनिमीज भी भाई हमारे स्ट्रेटजी को समझ जाते हैं, वो भी भाई पीछे खेलने लगते हैं, वो शॉर्ट रेंज के अंदर नहीं घुसते हैं। और यही भाई डिसएडवांटेज भी होता है क्लैश स्क्वाड के अंदर, क्योंकि सामने वाली टीम के पास भी इनफ टाइम होता है कि वो हमारे गेम प्ले को या फिर हमारे स्ट्रेटजी को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग खेलने लग जाते हैं।
हैं, जिससे कि कभी कभार भाई सेम स्ट्रेटेजी का यूज करके एनिमीज कम बैक कर लेते हैं और भाई पहले बढ़त लेने के बाद भी हम लोग राउंड हार जाते हैं। और कभी कभार तो भाई क्लैश स्क्वाड में रैंडम में ऐसे टीममेट्स आ जाते हैं कि भाई उनको गाली देकर भी मन शांत नहीं होता है। जैसे इस मैच के अंदर भी हर राउंड के अंदर मैं पीछे कवर देने के लिए वेट करता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मेरे रैंडम टीममेट आ रखे होते हैं उनमें से कोई कश्मीर घूम रहा होता है तो कोई कन्याकुमारी घूमने चला जाता है, जिससे मैं एक बंदे को कवर देने जाता हूँ तो दूसरा बंदा डाउन हो जाता है, जिससे कि अपना 100% देने के बाद भी यहाँ पर हम लोग राउंड जीतने के बजाय हारने लगते हैं। जैसे इसी राउंड के अंदर देख लो, यहाँ पर मैं अकेले ही भाई एक एक करके 3 बंदे को डाउन करता हूँ, लेकिन भाई उनको सही टाइम पे रिवाइव और कवर दोनों मिल जाता है, जिससे कि भाई इतना करने के बाद भी हम लोग राउंड हार जाते हैं। और फिर जैसे तैसे करके भाई अगर हम लोग कमबैक भी करवाने लगते हैं तो पता नहीं भाई इन बंदों में ऐसी क्या चोल होती है कि भाई मैच के बीच में हगने चले जाते हैं, जिसके बाद फिर पूरा मैच हमें 3v4 खेलना पड़ता है और 3v4 के अंदर वो भी रैंडम के साथ। तो भाई भूल ही जाओ, मतलब भले ही आप लोग कितने भी कोशिश कर लो भाई, अगर आप लोग रैंडम के साथ खेलोगे और वहां पर 3v4 का सिचुएशन होता है तो अपना 100% देने के बाद भी आप लोग 70 to 80% मैचेस हारोगे ही हारोगे। जैसे यहाँ पर मैं भी हार जाता हूँ, जिसके बाद अगर आपको मैं हिस्ट्री दिखाऊं तो भाई यहाँ पर CS में 5 गेम्स खेलने के बाद मैंने किल्स तो 31 किया है, लेकिन बूया सिर्फ 2 ही हो पाया, जिसमें कि 5 गेम्स के अंदर भाई कुल मिलाकर मेरे को सिर्फ 2 ही स्टार मिल पाता है। और क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्शन पॉइंट और प्रोटेक्शन कार्ड था इसलिए मेरा माइनस नहीं लगता है। और वहीं अगर मैं बैटल रॉयल की बात करूँ तो भाई वहां पर माइनस लगने की नौबत ही नहीं आई थी। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर आपको मैं बताऊं तो भाई अगर आपके पास टीम नहीं है, आप लोग सोलो में या फिर रैंडम्स के साथ रैंक पुश करते हो, तो रैंक पुश करने के लिए बैटल रॉयल ज्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू क्लैश स्क्वाड, क्योंकि यहाँ पर भाई रैंडम टीममेट्स होते हैं। हर मैच के अंदर भाई अलग अलग टाइप के टीममेट्स आते हैं, कोई कुछ टाइप के होते हैं, कुछ टाइप के होते हैं। किसी किसी गेम के अंदर अच्छे टीममेट्स आ जाते हैं तो आप लोग जीत जाते हो, लेकिन मैक्सिमम मैचेस हम लोग रैंडम्स के साथ खेलकर हार ही जाते हैं। तो अगर आप लोग रैंक पुश करना चाहते हो, ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि भाई आप लोग क्लैश स्क्वाड में ट्राई ना करके बैटल रॉयल में ट्राई करो। सोलो मोड के अंदर आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि वहां पर जो हमें प्लस या फिर माइनस मिलता है वो हमारे परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलता है। वहां पर कोई भी थर्ड पर्सन का कोई भी रोल नहीं होता है, मतलब जैसे हम लोग खेलेंगे हमें उतना ही प्लस मिलेगा। लेकिन क्लैश स्क्वाड के अंदर भाई पूरा लक बेसिस पे होता है। अगर आपकी टीम में अच्छे बंदे आ जाएंगे तो आप लोग मैक्सिमम मैचेस जीत जाओगे, और अगर फालतू टीममेट्स आएंगे जो कि मैक्सिमम टाइम आते हैं तो भाई आप लोग अपने दम पे कितने मैचेस निकालोगे। क्योंकि देखो बैटल रॉयल में आप नॉर्मल से एवरेज गेम खेलकर भी हर मैच के अंदर प्लस ले सकते हो, तो उसमें आपको हर मैच में बूया करने की जरूरत नहीं पड़ती है प्लस करने के लिए। लेकिन क्लैश स्क्वाड के अंदर भाई रैंडम्स रहते हैं तो यहाँ पर हर मैच के अंदर अपना बेस्ट देना पड़ता है, और यहाँ पर प्लस करने के लिए भी हमें बूया ही करना पड़ता है। लेकिन इन केस अगर आपके पास एक या फिर एटलीस्ट 2 टीममेट भी है तो भाई आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग क्लैश स्क्वाड में रैंक पुश करो, क्योंकि क्लैश स्क्वाड में जो ग्रैंड मास्टर का स्कोर होता है वो बैटल रॉयल के कंपैरिजन में धीरे धीरे प्लस होता है, तो उसको आप लोग जल्दी से पकड़ सकते हैं। बाकी अब आप लोग बताना कमेंट्स के अंदर कि भाई आप लोग अभी रैंक पुश कौन से मोड में करने वाले हो, बैटल रॉयल या फिर क्लैश स्क्वाड में, और सोलो में करने वाले हो या फिर टीममेट के साथ करने वाले हो। तो अगर तो आप लोग बैटल रॉयल में रैंक पुश करना चाहते हो तो भाई मैंने बैटल रॉयल के कुछ बड़े मिस्टेक्स के बारे में बताया जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं, तो उसके लिए आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और क्लैश स्क्वाड के अंदर आप लोग रैंडम प्लेयर्स के साथ खेलकर मैक्सिमम मैचेस कैसे निकाल सकते हो उसके लिए मैंने राइट वाला वीडियो बना रखा है, उसको चेकआउट कर लेना।